नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर शेख और आप देख रहे हैं एमएस पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं कार फाइनेंस के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कार फाइनेंस के बारे में। तो मेरे साथ में कार एक्सपर्ट, कार की काफ़ी जानकारी रखने वाले फाइनेंस के अशफाक शेख मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं अशफाक शेख से। अशफाक, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद मुदस्सिर सर, जो आपने बुलाया हमें इस पॉडकास्ट के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए और आपको कुछ मदद करने के लिए। तो अशफाक, अभी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम है अशफाक शेख। मैं जो है तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, जहां पे कार लोन के रिगार्डिंग मैं लोगों की और मदद करता हूं। इसे आप एडवाइजर समझिए या फाइनेंस मैनेजर समझिए, जिस तरीके से भी हो सकता है कि सही राय क्या हो सकती है कस्टमर के लिए कार लोन लेने में, फाइनेंस करने में, तो उसके लिए मैं आपको मदद करता हूँ। अभी मुदस्सिर सर मेरा जो है तो पॉडकास्ट में जो भी सवाल करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि सही जवाब दे पाऊँ उनके लिए, और जो इनके दर्शक हैं उनकी भी मैं मदद कर पाऊँ कि कमेंट्स अगर कुछ आते हैं तो उनके मैं जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। वेलकम अशफाक वंस अगेन। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा अशफाक, जैसा कि अभी आप कार फाइनेंस में आप काफ़ी टाइम दे चुके हो। जी जी। तो अभी मेरा ये सवाल है कि मेरे पास में कैश पेमेंट है और मैं जी कार खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने जी। कार कैश पे ही खरीदनी चाहिए या फाइनेंस लेना चाहिए? जी। अब मुदस्सिर सर, मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है। अगर कैश लेने में आपको जो है तो आपके लिए कार फाइनेंस करने का भी एक ऑप्शन है और कार कैश में लेने का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास पेमेंट है तो ये आपको विदाउट हैरेसमेंट सर्विस, अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई मुझे थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, मुझे घर पे वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंटेशन का झंझट नहीं चाहिए, लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने हैं, तो ये आपकी मेंटेलिटी को खुश करने के लिए मेरी एक राय है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कि जी। मैं जो है तो एक पेमेंट, अगर आप मान लीजिए कि मार्केट में आप 15 लाख की गाड़ी देख रहे हैं, तो जी। 15 लाख रुपए वहां जाऊं, कैश दूं या आरटीजीएस कर दूं, पैन आधार दूं और अपनी गाड़ी ले लूं, ये है आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन मेरी राय रहेगी कि अगर आप सिस्टमेटिक फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप समझते हैं या जी। आप जानते हैं, तो ओके। आप अपना जो पेमेंट है उसको सही यूटिलाइज भी और कर सकते हैं और बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। ओके। नहीं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत बढ़िया उम्दा बात की है आपने कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो इसको आप कुछ खुलकर बता सकते हो कि कैसा हमें ये इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अभी देखिए, अगर आप कैश लेने जाते हैं तो आपको जो है तो फुल पेमेंट आपको देना है, आपको गाड़ी करेक्ट। लेना है। करेक्ट। इसमें एक प्रॉब्लम आपके साथ में ये होता है कि आपकी कार चॉइस की बाइंडिंग आ जाती है आपको, ओके। कि आपको मालूम है मेरे पास 15 लाख है, तो आप 15 लाख के अंदर ही गाड़ी लेने के लिए जाएंगे। श्योर, बराबर है। जी। अगर आप आपका विंडो ओपन करेंगे लोन के लिए, तो आप हो सकता है कि उससे ऊंचा मॉडल भी आप खरीद सकते हैं जी। फाइनेंस में। ओके। तो ये विंडो आपके लिए ओपन हो जाती है कि नहीं यार, 15 से मुझे कुछ फीचर्स और ज्यादा मिल रहे हैं, 2-3 लाख रुपए और ज्यादा भी अगर मैं दे दूं तो पहला आपके लिए एक विंडो ओपन होती है कि आपकी कार बराबर। चॉइस का विंडो आपका ओपन हो जाता है बराबर। कि आपको और कौन सी आप कार सेगमेंट में देख सकते हैं ऊंची। दूसरी, अगर मैं आपको बात करूं कि अगर आप समझ रहे हैं कि कैश लेने में आपका फायदा है कि मैं बराबर है। कैश दे दूं, मुझे कोई ईएमआई का हैरेसमेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसको मैं नॉर्मली, अगर आप समझ लीजिए शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं भी जानते हैं, जी। तो आपके लिए एक इजी ऑप्शन रहता है एफडी का, ओके। फिक्स डिपॉजिट के लिए। तो मान लीजिए अगर आप 15 लाख की गाड़ी अगर आप खरीद रहे हो और उसके लिए आप 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर रहे हो, बराबर। 12 लाख का आप अगर लोन करते हो, तो आज जो है मार्केट में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप थोड़ा सा हायर साइड या मिडल में अगर हम समझ ले, अगर आप 8.5% से भी कार लोन लेते हो जी। और इसका ईएमआई आप 5 साल के लिए लेते हो, तो 24,000 के समथिंग आपका कुछ ईएमआई आएगा, जी। जिसमें आप 2 लाख, मे बी 2,80,000 रुपए इंटरेस्ट आप दोगे 5 सालों में। ओके। और बचा हुआ 12 लाख रुपए अगर आप आपका जो है, आप आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ही एफडी करते हो, नॉर्मल रेट 6.5% से ही, तो आपका ये इंटरेस्ट आपका जो है तो एक 4.5 लाख रुपए तक बन जाएगा 5 साल में। हम्म, हम्म, हम्म। इसमें आपका दो बेनिफिट हो रहा है। जितना अगर आप
बैलेंस शीट अब आप चेक करेंगे तो आप 5 साल में यहाँ इंटरेस्ट दे रहे हो करीब करीब 2.25 लाख रुपए, और उसके अगेंस्ट में एफडी से आपको इंटरेस्ट आ रहा है 4.5 लाख रुपए। दूसरा, पेमेंट आपका फंड जो लिक्विडेट फंड है वो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। इन केस बराबर। ऑफ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी सिचुएशन आती है तो आप वो पैसा ले सकते हो। बढ़िया है, बढ़िया। दूसरा, इसमें एक चीज आपके लिए मैं और एक बताऊंगा, कार जो आप ले रहे हो कैश में, अगर कल मेडिकल इमरजेंसी की कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आपको कार बेचनी है। बराबर। तो इसका जो है तो एस अगर ये कार आपकी शोरूम से बाहर भी निकलती है तो 20% से इसका मार्केट वैल्यू श्योर श्योर, बिल्कुल, वो डाउन तो हो गया डाउन आपकी होने ही कार का। वाला है वो तो। ठीक है, और 2 साल के बाद अगर आप जाएंगे तो 15 लाख की गाड़ी आपकी 8-9 लाख में ही बिकेगी, बराबर। क्योंकि उसका कीमत बढ़ने वाला नहीं है। और ये रहा आपका एफडी का, जिसको अगर कुछ भी गाइड नहीं है, समझ नहीं है, वो अगर नॉर्मल एफडी भी करता है तो इंटरेस्ट से ज्यादा पेमेंट वो अपना एफडी से भी एफडी से रिकवर कर रहा है। रिकवर कर लेगा। बराबर। दूसरा, अगर आप थोड़ा भी म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानते हो और शेयर मार्केट के बारे में भी जानते हो, तो अगर म्यूचुअल फंड में भी अगर आप 12 लाख एक साथ अगर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, श्योर। 5 साल के लिए भी अगर कर देंगे, तो 12% से भी अगर आप पकड़ेंगे तो वो 21 लाख रुपए जाता है मुदस्सिर भाई। काफी बढ़िया बात है ये तो, मतलब यस आप जो बोल रहे हो, अगर सिस्टमेटिकली मैं कैश में इन्वेस्ट ना जी। करते हुए अगर लोन और वही पैसा कहीं और तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो ख्याल है ये मन को खुश करने के लिए अच्छा है कि मैं गाड़ी कैश में ले रहा हूँ। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट भी उतना प्रॉपर होना चाहिए, देन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन मेरे बस हिसाब बस से। बहुत बढ़िया चांस है। तो मेरा तो हर किसी को सुझाव यही रहेगा कि अगर कोई गाड़ी परचेस करना चाहता है तो अपने इन्वेस्टर हम्म को बात करे। हम्म म्यूचुअल फंड्स बोलिए या शेयर मार्केट बोलिए, जहाँ हम्म पर भी हो सकता है। बहुत ही बस अच्छा बस सुझाव था आपका, कि मुझे तो उम्मीद है कि जो हम्म, भी कस्टमर हमारे, भी जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो तो इस सुझाव के ऊपर बिल्कुल काम करेंगे। जिसके पास अगर बिल्कुल कैश बिल्कुल फंड्स पड़ा है तो डेफिनेटली वो कर सकते फाइनेंस का हैं। सोचेंगे। जी जी। जी, इसी के साथ में मैं चाहूंगा, अभी फाइनेंस की जो हम बात कर रहे थे, हम्म कि अभी फाइनेंस में, अभी कैश तो हो गया है, फाइनेंस के लिए जा रहे हैं। तो हम्म। फाइनेंस अगर जाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज या उसमें सबसे शुरुआती चीज क्या होती है? शुरुआती चीज देखिए इसमें, जो लोन के लिए स्टेज है पहला, वो आपका जो है तो सिविल रिपोर्ट मैटर करता है। हम्म। आपका सिविल जी। हेल्थ अगर अच्छा है, गुड है, तो आपके लिए सारे लोन के विंडो ओपन है। ओके। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी आज बहुत सारी बैंक है। हम्म। अगर आप कार लोन के लिए शोरूम पे भी जाएंगे, वहां पे भी बहुत सारे बैंक एम्प्लॉय आपको मिल जाएंगे जो आपको गाइडेंस करेंगे। बेशक। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए ओपन विंडो सारे बैंकों के हैं। अगर आपका सिबिल कम भी है तो भी ऑप्शन है, बराबर। अगर ज्यादा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी ऑप्शन मिल जाएगी। बेटर सिविल रेट क्या होना चाहिए, या कम से कम कितना सिविल होता है कि उसके बाद में लोन होना की गुंजाइश कम हो जाएगी, या अभी क्या, कैसा उसको सिविल स्कोर को प्रॉपर मेंटेन रखें? प्रॉपर मेंटेन करने के लिए जो है तो आपको जो है सारे रीपेमेंट आपको टाइम पे करने हैं। जी। डेट ऑफ टाइम पे आपके जो क्रेडिट कार्ड्स के बिल है, ईएमआईज है, ये जो है आपको टाइम पे प्रॉपर पेमेंट करने हैं, जिससे आपका सिविल हेल्थ जो है तो अच्छा रहे। अच्छा रहे। दूसरा, आपको जो है तो 700 प्लस स्कोर अच्छा ही होता है, पर अभी आप कुछ दिनों का देखेंगे तो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस लाई है, नहीं चेंज की है, तो उस हिसाब से जो है तो अभी कुछ बैंक जो है तो 730 या 725 प्लस वालों को ओके मान रहे हैं। ओके, 725 एंड अबव जिसका भी सिविल है, जी, उनका बहुत अच्छा है। जो बहुत एवरेज, अच्छा है। एवरेज बोलेंगे, गुड बोलेंगे, हाँ एक्सीलेंट बोलेंगे, हाँ, क्या डिफाइन इनको करेंगे? 730 टू 750 तक आप इनको गुड डिसाइड कर सकते हो। ओके। हाँ, और उसके ऊपर एक्सेलेंट आ जाएगी आपकी मतलब सारी 750 750 अबव जो ऊपर। रहेगा यस एक्सीलेंट है। जी। अगर किसी का सिविल बहुत ही ड्रॉप है, मतलब अगर 650 है, 600 है, तो उनके लिए क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है? अभी इनके लिए जो है तो एनबीएफसी के सारे विंडो ओपन होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जितनी हैं। एक जानना चाहूंगा सिर्फ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम्म। ये एनबीएफसी नॉन बैंकिंग जो आप बोल रहे हो, हाँ, मतलब इस ये भी अगर टर्म या क्या होता है, ये अगर समझा सके आप। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ये वो होती है जो बैंक से पेमेंट लेके कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है। ओके। और बैंक जो होती है वो डायरेक्ट आरबीआई से लेके पेमेंट आपको लोन देती है। ओके। और एनबीएफसी थोड़ा रिस्क फैक्टर लेती है कस्टमर के सिविल स्कोर के हिसाब से, ओके। और वो रेट आपको उसके लिए थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है एज बैंक कंपैरिजन।
ओके, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जब उनके पास आ रहे हो, क्योंकि आपके बैंक की विंडो आपके लिए बंद हो चुकी बंद है, हो चुकी है, बराबर है, तो आपके लिए डेफिनेटली। जो विंडो ओपन है वो एनबीएफसी वालों की है। बराबर तो यहाँ मतलब आपको जो है तो रेट यस, यस। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, कार के सपने पूरे करने के लिए आपको जो है तो रेट ज्यादा देना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। नॉर्मल 1 से 2% के बीच में। मतलब रेगुलर फाइनेंस अगर चल रहा है, जैसा आप बता रहे थे कि हाँ 8.5 के आसपास अगर मिल रहा है, तो यहाँ पे हाँ 9.5 10 के आसपास में हाँ, मिलेगा, 10 समझ लो। 10+ रहेगा, मतलब 10 दैट इज 11। ऑल्सो, मतलब हम्म। एक ओके है अगर हमारा हाँ सिविल है। एक बेनिफिट जो जहाँ जी तक हाँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है कि सिविल में बूस्ट भी हो जाए इससे, अगर हो जाता है तो क्या जी इसमें जी हेल्प मिलेंगी उसके लिए? जी, बिल्कुल बूस्ट मिलेगा, आपका सिविल हेल्थ आगे अच्छा हो जाएगा। अगर हम्म। आप रेगुलर रीपेमेंट इसका कंटिन्यू करते हैं तो बराबर। आपका सिविल स्कोर ओके हो जाएगा। और इसके बाद में भी आपको जो है तो सारे हम्म। बैंक आपके लिए विंडो मतलब सभी के एवरी ओपन हो जाएगी कि एवरी चलिए बैंक्स का हो जो जाएगा। हो गया आपका, लेकिन एक रीपेमेंट ट्रैक आपका 10 लाख का कार लोन, 12 लाख का कार लोन, जो भी है आपका कार हम्म। लोन वो ओके चल रहा है। बराबर है। जी तो मतलब एक एडवांटेज रहेगा कि अगर सिविल हाँ स्कोर आपका लो है, देन ऑल्सो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ जी अभी हम बात करेंगे, जैसा अभी सिविल स्कोर की तो बात हो गई है। हाँ। अभी फाइनेंस कराना है, सिविल स्कोर के अलावा और क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है? सिबिल स्कोर के अलावा ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप कार लोन लेने जा रहे हैं तो आपको जो है तो आप अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 4 तरह के कस्टमर आज मार्केट में जो कार लेने के लिए जाती है, जिनको बैंक डिफाइन करती है अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, तो पहले जो होते हैं वो सैलराइड होते हैं, ओके। सैलराइड कस्टमर्स रहेंगे। सेकंड रहेंगे बिजनेस वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, प्रोफेशनल में जो आ प्रोफेशनल, जाएंगे। ओके। ये दोनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरी कैटेगरी रहेगी एग्री बेस्ड कस्टमर, जो हमारे किसान भाई है, ओके। तो उनका एक कैटेगरी हो जाएगा। और एक चौथा मैं ऐड करूंगा इसमें, जो नो इनकम प्रूफ में होते हैं, ओके, सबसे मेन ये तो जिनके काफी पास। दिलचस्प बात होंगी। तो हम बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नो इनकम प्रूफ की, अगर चाहे तो, कि हाँ मतलब ये कौन सी कैटेगरी है कि जिनको बैंक्स लोन कर सकती है, जी, मतलब उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा उनके डॉक्यूमेंटेशन? लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, उनको सिर्फ अपनी बैंकिंग देनी है। जी। और नो इनकम प्रूफ का मतलब होता है कि इसको एनआईपी केस बोला जाता है, ओके। नो इनकम प्रूफ। तो इस केस में क्या होता है ना, आपके पास में अगर बिजनेस है, सपोज आप कोई दुकान चला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आप आईटी रिटर्न नहीं फाइल करते हो आपने। बराबर है, हो सकता हाँ, है। तो ऐसे कस्टमर जो है तो नो इनकम प्रूफ में आते हैं, मतलब बिजनेस है, कुछ करते हैं पर उसका प्रूफ नहीं है, हाँ, आईटी रिटर्न नहीं है। श्योर। तो उनको जो है तो बैंक उनके बैंकिंग से और उद्यम आधार शॉप एक्ट के ऊपर उनको कंसीडर करती है। मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अलावा उनका हाँ, उद्यम इनकम प्रूफ। लगेगा। हाँ। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे ये डिफाइन होगा कि ये इनका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हम्म, रिक्वायरमेंट कुछ? उसका शॉप एक्ट या उद्यम आधार कुछ। ओके। मान लीजिए आपकी एक ग्रोसरी की दुकान है, हाँ, लेकिन आपने कभी आईटी रिटर्न ही नहीं भरा है, बराबर है। लेकिन नो इनकम प्रूफ में जो है तो वो कंसीडर हो जाएगी ओके। कि भाई चलिए ओके है, कस्टमर का बिजनेस है, शॉप चल रहा है। और अभी तो आप देखेंगे कि बहुत इजी प्रोसेस हो गया है डिजिटल की वजह से। बैंक जो है तो कुछ केसेस नो इनकम प्रूफ में भी ऑनलाइन जर्नी में भी निकल जाती है दो। ओके, हाँ, जो ऑनलाइन विदाउट प्रोसेस अभी एफ बैंक्स करती है करती है, फॉर लोन जैसे प्रोसेस एंड कार लोन। अप्रूवल वगैरह, तो वो जी ऑनलाइन भी हो जाता है। जी। वेरी गुड, वेरी तो पहला तो बेनिफिट आप उसमें ट्राई कीजिए। गुड। जैसे एचडीएफसी में है एक्सप्रेस लॉगिन है, आईसीआईसीआई बैंक में भी ऑनलाइन लॉगिन होता है, ओके। सभी बैंक अभी कर रहे हैं। अगर उसमें नहीं होता है तो केस आपका वेरिफिकेशन में जाती है सेकंड लेवल पे। फिर वेरिफिकेशन के पार्ट के बाद में आपकी केस का डिसीजन आता है ओके, कि एनआईपी केस में भी आपका सैंक्शन हो जाता है 7 to 85% तक के। ओके। अब रहे हमारे 3 जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, हम्म जैसा कि आपका सैलराइड हो गया है, हम्म। प्रोफेशनल्स या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया हाँ है, या आपका एग्री बेस्ड जो है, हाँ। तो इनके लिए क्या रहेगा? क्राइटेरिया अलग-अलग है या इनके लिए कैसे? नहीं, क्राइटेरिया तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सभी के लिए सेम है। ओके, सिर्फ एक आपकी समझ के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो सैलराइड अगर कस्टमर है तो उसके सिर्फ 2 डॉक्यूमेंटेशन में चेंज होता है। सैलराइड को सैलरी स्लिप और फॉर्म नंबर 16 देने हैं उसके। ओके, फॉर्म 16 एंड सैलरी स्लिप, ये एक रिक्वायरमेंट रहेगा। हाँ, बाकी तो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है, पैन, आधार, लाइट बिल, ओके, बैंक स्टेटमेंट। ओके, ये 4 डॉक्यूमेंट तो आपके कंपलसरी है कंपल्सरी है, चारों केस में। ऑल द ऑल द केसेस। केसेस में सिर्फ सैलराइड केस में आपको 3 मंथ का सैलरी स्लिप जी, और 2 साल का फॉर्म नंबर 16 देना है। ओके,
फॉर्म 16 2 अगर साल का लगेगा। जी, अगर आप आईटीआर बिजनेस प्रोफाइल में है तो आपको आईटी रिटर्न देना है 2 साल के, ओके, और आपका उद्यम आधार देना है बिजनेस का। चलेगा। एंड प्रोफेशनल्स एंड सैलराइड उसी में आ गए। जी, एग्री बेस में तो कस्टमर को सिर्फ 7-12 देना है। ओके, तो अभी ये जैसा कि अभी ये डॉक्यूमेंटेशन की तो बात हो गई है, हम्म हमारे 4 कैटेगरीज की बात हो रही है। हम्म 4 कैटेगरीज में बस एक बात जानना चाहूँगा मैं कि जैसा कि अभी सैलराइड है, उनको लोन कितना होगा, प्रोफेशनल्स को कितना होगा, एग्री बेस्ड को कितना होगा, या नो इनकम प्रूफ जो आपने एक कैटेगरी अभी बताया है इसके लिए? अ, अभी मुदस्सिर भाई क्या है ना, बैंकिंग में जो है बैंक बहुत एग्रेसिव हो गई लोन देने के लिए। तो ओके, अभी अभी आपके लिए सभी बैंक जो है तो मैक्सिमम 90% की स्कीम देती है ऑन रोड प्राइस पे। ओके, ठीक है। और एग्री में भी आपको अगर आप बैंकिंग से भी लोगे तो आपको 80% तक मिल जाता है एग्री बेस पे। बराबर, एनबीएफसी में अगर आप जाएंगे तो 90-95% तक मिल जाता है एग्री ओके, बेस पे। ओके, और एनआईपी जो केस रहती है इसमें भी 80 टू 90 के बीच में लोन होने के ब- चांसेस है, डिपेंड करता है आपकी बैंकिंग और ओके, ट्रांजेक्शन पे। मतलब तो ओवरऑल मैक्सिमम है। 90% तक। और कुछ समय के लिए जैसे कि आप कुछ मॉडल को अगर देखेंगे, अभी 100% की स्कीम कुछ बैंक सीजन वाइज लाती है। जैसे अभी मानसून चल रहा है तो हम्म, मानसून के लिए आ जाएगी, अगले महीने गणपति आ जाएगा फेस्टिवल, उसके लिए 100% की स्कीम आ जाएगी ऑन रोड 100% के लिए। ओके, तो फेस्टिवल टाइम में आप जब भी शोरूम पे विजिट करें तो ये बिल्कुल पूछ लें कि अगर आपका रिक्वायरमेंट है नहीं, 100% के लिए तो हम्म, वहाँ पे जो है तो शोरूम की तरफ से भी आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जो आपको ओके, फाइनेंस के लिए एडवाइस करते हैं। तो बेशक, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये अभी फेस्टिवल सीजन में कोई 100% ऑन रोड के हम्म। लिए स्कीम आई है क्या। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात की है अभी आपने जो 100% फाइनेंस की। एक्चुअली मैं हम्म ये बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए भी, मैंने भी बहुत हम्म बार देखा है। तो ये जो 100% बताई जाती है फाइनेंस, 100% फाइनेंस, ये क्या सच में 100% फाइनेंस होता है, या क्या है उसमें, या क्या कुछ लूप होल होता है, या कुछ ऐसा ये हमारे से छुपाया गया है, या हमारे कस्टमर से छुपाया गया है जो भी कार खरीदने आए हैं? नहीं, इसमें कुछ छुपाया नहीं रहता है। अभी क्या है, ये इस स्कीम में जो है कस्टमर का इनकम देखा जाता है। हम्म, अभी अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं तो कुछ हर बैंक का अलग अलग कंडीशन होता है कि आपका इसमें आपका डिपेंड करता है आपके रनिंग ईएमआई कितने हैं, एलिजिबिलिटी कितना चल रहा है आपका, हम्म, आपका इनकम आईटीआर कितना है। सपोज अगर अच्छा, आपका इनकम आपने 4 लाख रुपए दिखाया है हम्म, एनुअली, तो कुछ बैंक का कंडीशन होता है कि आप जितने की गाड़ी खरीद रहे हो उतना का आपका आईटी रिटर्न होना चाहिए। ओके, मतलब मान लीजिए एनुअली कि इनकम आपका उतना होना चाहिए। अभी मतलब 15 lakhs की जो हम बात कर रहे थे, हम्म अगर 15 lakhs ऑन रोड जा रही है कोई गाड़ी, हम्म तो उस सिनारियो में कितना आईटीआर होना चाहिए कस्टमर उसमें का? अभी बैंक बैंक का जो है तो अलग अलग रहता है। नहीं, जैसे हंड्रेड कुछ परसेंट की स्कीम जो हम बात कर रहे हैं हाँ, उसकी तो उसकी 100% के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कुछ बैंक बीच में जो है तो ऑफर लाई थी इस फेस्टिवल में, तो उनका कंडीशन था कि जितना कस्टमर का गाड़ी रहेगा ऑन रोड उतने का आईटीआर होना चाहिए। ओके, मतलब जे समझ लीजिए अगर आप 15 लाख की गाड़ी देख रहे हैं तो आपका इनकम एनुअली 15 लाख होना चाहिए। अगर हम सैलराइड के हिसाब से बात करेंगे तो एक रफ आइडिया कि कितना उनका सैलरी होना चाहिए मंथली, या रफ आइडिया कुछ भी नहीं, मैं आपको बोलूँ कि जिसको भी ख्वाब लेने की इच्छा है वो अपने सपने पूरे कर सकता है शोरूम पे जाके। बेशक, क्या है, अब आपको पता है कि मेरा सैलरी अगर 25,000 है तो भी बराबर, आप कार ले सकते हो। अगर आपका इनकम 20,000 है तो आपको पता नहीं आपके घर में कोई को एप्लीकेंट है जिसका इनकम है और वो कंसीडर कर सकते हैं। ओके, मतलब एक एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का भी जी जी इसमें आ जी। सकता है। बैंक को जो है तो आपकी गाड़ी के हिसाब से, आपकी लोन अमाउंट के हिसाब से जो है तो मिनिमम 25,000 इनकम चाहिए। ओके, मिनिमम 25 ट्वेंटी चाहिए। फाइव थाउजेंड नहीं, मेरा बस एक ये जानना था कि 100% अगर फाइनेंस लेना ही है, एट दैट टाइम की सैलरी कितनी होनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि फॉर आईटीआर 15 lakhs का आईटीआर होना चाहिए ईयरली, तो यहाँ पर भी 15 lakhs का उसका फॉर्म 16 होना चाहिए, या क्या कैसा जी होगा? जी जी, उसके लिए भी उसका इनकम उतने ही चाहिए। मतलब सिमिलर ही जी चाहिए, तो सिमिलर वो डिवाइड बाय सिमिलर मंथली हाँ। आप कर सकते हो। जी जैसा अभी 15 हाँ lakhs है तो मतलब हाँ। लाख रुपए जैसे हम्म 1.25 के आसपास हाँ उनका होना चाहिए, हाँ। तो 0% में वो ले जी जीरो हाँ। डाउन पेमेंट पे ले सकते हैं, जी बराबर? जी जो मैं जी। समझ पा रहा हूँ, क्या ये बराबर है? राइट राइट, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो जैसे सर। ओके, नहीं आपका जो समझाना है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बट अभी जैसा अभी हमारी काफी बात हो गई है कि हम लोन कितना ले सकते हैं, कैसा ले सकते हाँ। हैं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और किस किस प्रकार के होते हैं, ये तो इस पे हम हम्म शायद बहुत डिस्कशन भी कर सकते हैं। हम्म।
तो इसके बारे में क्या बताएंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए अभी आपको जो है तो मार्केट में आपको पहले जो है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 फ्लैट, प्रकार की फ्लोटिंग एंड रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग। ओके। हाँ, तो पहले जो है तो फ्लोटिंग आपको जो है तो नेशनलाइज्ड बैंक्स में मिलेंगे। ओके। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बाकी अदर बैंक्स में मिल जाएगी, नेशनलाइज्ड एचडीएफसी। बैंक मतलब कैसा बोल सकते हो आप कुछ? नेशनलाइज मतलब जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, इन सभी में जो है तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। यानी आरबीआई जब भी अपना रेपो रेट चेंज करेगा वो आपके रेट पे इम्पैक्ट करेगा, मतलब कम अगर या कम ज्यादा। होता है तो? कम होता है तो कम होगा, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। मतलब फ्लोटिंग में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो, हम्म, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो है हमारी नेशनलाइज्ड बैंक से ऑफर किया जाता है, और ये जो रहेगा एज पर आरबीआई नॉर्म्स गाइड्स, ये आपका पूरा चेंज होते रहेगा। राइट राइट, बराबर। बिल्कुल। अभी रहा हमारा रिड्यूसिंग एंड फ्लोटिंग रेट हम्म, ऑफ इंटरेस्ट, आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जी। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? फिक्स में जो है तो आपको आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, अभी एसबीआई भी नेशनलाइज्ड बैंक में फिक्स ऑपरेट कर रही है। हम्म। तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, यानी आरबीआई कल के को रेट कम करे या ज्यादा करे आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके ईएमआई पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। आरबीआई अगर बढ़ा भी देता है तो आपका ईएमआई वही चलेगा, आरबीआई अगर कम भी करता है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।